एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शांति शिक्षा हो जाता है, इसके 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है अलग से कक्षा की व्यवस्था। सेकंड नंबर पर हो जाता है समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। और थर्ड नंबर पर हो जाता है हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी या संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो आप लोग यहाँ पे देख के ही समझ गए कि समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, क्योंकि शांति शिक्षा है तो इसमें ये तो नहीं है कि हम इसी विषय के साथ में शांति शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे, हर विषय के साथ हो सकता है ना। तो इसीलिए आपका हो जाता है समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है सेकंड, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा या नैतिकता का पाठ पढ़ाने से या सद्गुणों के विकास से या उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। देखिए, सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए ना तो आप उच्च कोटि की प्रार्थना करा देंगे और वहां पे प्रार्थना हो गई और बच्चे अपने 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 रास्ते पे। सद्गुणों के विकास से या नैतिकता का पाठ पढ़ाने से आप पाठ पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी तो क्या होगा, तो सुयोग्य नागरिक इस बच्चों को बनाया जा सकता है। तो इसलिए आपका जो आ ऑप्शन है यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, कि आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को क्या करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करें। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष या मनु। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है पतंजलि, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों, कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच। अब इसमें तो आपको लग रहा होगा कि सभी राइट हैं, लेकिन इसमें से आपको एक चूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों, कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो प्रकृति और मानव जगत के बीच में, तो इसमें कहीं ना कहीं सभी आ जाते हैं, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन ही होते हैं। तो विश्व भारती की स्थापना की महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है जो सा ऑप्शन है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ये आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो शांति शिक्षा के बारे में आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार या आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हो जाते हैं? अहिंसा है यानी झगड़ा ना करना, सत्याचरण है यानी सत्य का आचरण करना, सहनशीलता यानी सह लेना हर चीज को, समानता यानी किसी में क्या नहीं करना कि अलग अलग समझना, समान सबको समझना, है ना, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत। अगर बातचीत क्या मतलब, जैसे अगर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, उसको बातचीत के द्वारा, क्योंकि 2 पक्ष हैं तो किसी ना किसी की तो गलती होती ही है ना। अगर फर्स्ट पर्सन ने पहले कुछ कहा तो सेकंड भी कुछ ना कुछ जवाब देता है, लेकिन वहां पे जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बातों से उन सब चीजों को सुलझाया जा सकता है। ये नहीं कि आप बात ही ना करें तो मैटर नहीं सुलझ सकता, है ना। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं
यहाँ पे और क्या हो जाता है कि आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि ये सभी हो जाते हैं। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मतलब क्या होता है? हिंसा ना करना, है ना। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, उन कारणों को बताइए जो किशोर अवस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते। किशोर अवस्था आप लोग अच्छे से परिचित हैं कि देखिए बच्चों में कौन कौन सी अवस्था, पहले टिम्बावस्था होती है, फिर शेषवावस्था, फिर बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था देखिए कहीं कहीं पे 12 से 18 वर्ष मानी गई है, कहीं कहीं पे 13 से 18 वर्ष मानी गई है और कुछ लोगों ने 22 वर्ष तक का माना है इस काल को। तो इस काल में क्या होता है? ये काल तनाव, तूफान और संघर्ष का काल होता है। बच्चा चाहे तो इसी में कुछ बन सकता है और बच्चा चाहे तो इसी में भी बिगड़ सकता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? जो घर के बड़े होते हैं, माता पिता, उन पे डिपेंड करता है। अगर बच्चों को वो अपने पास बिठा के उनसे बात करें, उनको समझाए कि इस अवस्था में ऐसा ही सब होता है, तो बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। और यही एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा चाहे तो वो सक्सेस हो सकता है, क्योंकि यही एज होती है ना पढ़ाई करने की भी, और यही एज होती है बिगड़ने की। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करता है? तो घर के गार्जियंस पर डिपेंड करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन किया गया है कि उन कारणों को बताइए जो किशोर अवस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। तो किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होते हैं। फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं। इसमें किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। इन्हें क्या होता है? जब इनकी जरूरतें नहीं पूरी होती, इनकी कोई बात नहीं सुनता है, और इनमें एक तनाव और तूफान, जैसा कि अभी हमने बताया, ये तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। तो इसमें जो है बच्चों को बहुत ही अच्छे से गाइड करना चाहिए। यही है, आप बहुत अच्छे से इसको अपने लफ्जों में लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपका हो जाता है साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है। तो साइबर बुलिंग किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं साइबर बुलिंग, कि बच्चा हो या वयस्क हो और किसी अन्य को, है ना, उनको इंटरनेट या मोबाइल के द्वारा किसी को प्रताड़ित करना या मानसिक रूप से परेशान करना, तो यही क्या हो जाता है? साइबर बुलिंग हो जाता है। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है अष्टांग योग किसे कहते हैं। तो अष्टांग योग सूत्र बताए गए योग के 8 अंग है। 8 अंगों में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। इनमें से प्रथम जो 5 हो जाते हैं, जैसे आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग के बहिरंग है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि बहिरंग कौन से हैं, है ना, और आंतरिक कौन से हैं, तो आपको इनको अलग अलग करना होगा। तो जो स्टार्टिंग के हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्या है? ये बहिरंग है, यानी बाहरी साधन है। एवं अंतिम 3 जो है धारणा, ध्यान और समाधि, योग के अंतरंग यानी अंतरिका साधन माने गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों के अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देख लेते हैं। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं? तो व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति समाज में रहता है, अतः व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार होना चाहिए जिससे व्यक्ति में उन गुणों का समावेश हो जो समाज की उन्नति एवं सामाजिक जीवन हेतु आवश्यक हों।
व्यक्तित्व के गुणों को मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न किया है। वर्तमान में शोधों के आधार पर स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण हैं: खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता या स्नायुविक स्वास्थ्य। व्यक्तित्व के ये गुण द्विध्रुवीय है और उनके प्रत्येक ध्रुव के व्यवहार में अंतर दिखाई पड़ता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, शांति शिक्षा की अवधारणा बताएं। शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो शांति शिक्षा से आशय इसको देख लेते हैं। शांति का संबंध हमारे तन एवं मन दोनों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति शांति प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। प्राचीन काल से यह धारणा बनी हुई है कि व्यक्ति का जीवन शांतिमय होना चाहिए। वास्तव में शांति का संबंध व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक शांति दोनों से है। समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे यह प्रयास आवश्यक है। यह एक राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बात है। उस राष्ट्र में कितनी शांति है? समाज में विभिन्न प्रकार के विवाद पाए जाते हैं जो कि उचित नहीं है। इन विवादों को दूर कर हमें समाज में शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहिए। शांति शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही विद्यालय में लागू कराना चाहिए, जिससे बच्चों में नैतिकता, सदाचार एवं मानवता के प्रतियों का विकास हो सके। शांति शिक्षा वह शिक्षा है जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वो समस्त प्रयास शांति शिक्षा है जो समाज में शांतिमय माहौल उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। परिभाषा हैरिस एवं साइनोट के अनुसार शांति शिक्षा का आशय शिक्षण के उन सभी प्रयासों से है जो शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं, संघर्षों को समाप्त करने के लिए अहिंसक उपाय बताते हैं तथा असमानता एवं अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता, देखिए ये 2016 में भी, हालांकि 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन देखिए 18 में भी आया, 20 में भी आया है, यानी आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं कि बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास करना, यानी बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता और परिवार के सदस्यों का योगदान। बच्चों का सामाजिक एवं नैतिक विकास सर्वप्रथम परिवार से ही शुरू होता है। वह सबसे पहले पारिवारिक भाषा को अनुकरण द्वारा सीखता है। इसके बाद परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्य उसे कई नैतिक मूल्य सिखाते हैं। बालक का शारीरिक विकास करना, तो बच्चों का पालन पोषण परिवार में ही होता है। परिवार ही उसके भोजन की व्यवस्था करता है, उसकी देखभाल करता है तथा रोगग्रस्त होने पर उसका इलाज कराता है। समय पर उठना, समय पर मल विसर्जन करना, समय पर खेलना कूदना तथा निद्रा लेना बच्चों को परिवार ही सिखाता है। व्यवहार संबंधी शिक्षा देना, परिवार ही बच्चों को व्यवहार संबंधी शिक्षा देते हैं। तत्पश्चात वह उसी के अनुरूप अन्य लोगों से व्यवहार करता है। इसी कारण कहा जाता है कि माता पिता को बच्चों के समक्ष अन्य लोगों के साथ शिष्टापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अनुशासन की शिक्षा देना, जब परिवार के लोग परिवार के मुखिया को सम्मान देते हैं और उसकी बातों को मानते हैं तो बालक भी उनसे अनुशासनात्मक प्रक्रिया सीखता है। अनुकूलता का विकास, बालक परिवार से ही सर्वप्रथम अनुकूलता का पाठ पढ़ता है। परिवार के सदस्य जिस प्रकार एक दूसरे से तारतम्य स्थापित करते हैं वह उसे सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। तो इस तरह से आपकी जो हेडिंग्स है उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इसमें क्या है। बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास करना, बालक का शारीरिक विकास करना, व्यवहार संबंधी शिक्षा देना, अनुशासन की शिक्षा देना, अनुकूलता का विकास देना, ये सभी परिवार के जो सदस्य हैं वो बच्चों को सिखाते हैं, है ना। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है, हिंसा क्या, हिंसा के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हिंसा का अर्थ किसी को पीड़ा देना, प्रत्येक उस क्रिया को हिंसा कहा जाता है जो दूसरों को शारीरिक अथवा मानसिक क्षति पहुंचाने के अभिप्राय से की जाती है। हिंसा के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: परिवार का अनुचित वातावरण या खराब पास पड़ोस, पूर्वाग्रह, अज्ञानता, विज्ञापन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सोशल नाइट्स व रेडियो गेम्स, प्रभुत्व जमाने
समूह की भावना, ये हो जाती है शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। तो तैयार किए जा सकने वाले मॉडल, शांति शिक्षा के संदर्भ में प्रोजेक्ट कार्य, प्रशिक्षु शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता। तो शांति शिक्षा के संदर्भ में तैयार किए जाने वाले मॉडल, तनाव प्रबंधन, आंतरिक शांति, अष्टांग योग से संबंधित शांति, मूल मानवाधिकार से संबंधित, पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित शिक्षा, शांति यानी शांति शिक्षा के संदर्भ में लिए जाने वाले प्रोजेक्ट, तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका, और आपका हो जाता है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का विवरण, मीडिया और हिंसा का संबंध, प्रशिक्षु शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता। संसार में आज चारों ओर तनाव, हिंसा एवं भय का वातावरण दिखाई पड़ता है, इसलिए आज शांति की सर्वाधिक आवश्यकता है। शांति मानव मन को, समाज को प्रगति तथा विकास के बारे में सोचने के अवसर देती है तथा व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव उत्पन्न करना अति आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके लिए शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो छात्रों को जीवन में शांति की उपयोगिता से परिचित कराता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व बताएं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सतत विकास। सतत विकास वो प्रक्रिया है जो मानव के संतुलित तथा स्थिर विकास से संबंधित होती है। विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सतत विकास का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास से है। सतत विकास की आवश्यकताएं, तो सतत विकास की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, पर्यावरणीय संसाधनों का संतुलित विकास होना, प्रकृति तथा अन्य मानव जाति एवं पृथ्वी के सभी जीवों हेतु अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन मानव जाति के लिए वरदान है, अतः मानव जाति को चाहिए कि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करे, न कि दुरुपयोग। संतुलित विकास, मानव जाति के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का संतुलित विकास अति आवश्यक होता है, क्योंकि संतुलित विकास होने से पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग पश्चात भी संसाधन भविष्य के लिए उपलब्ध हो सके, जिससे भविष्य हेतु प्राकृतिक संसाधन मिल सके। सामाजिक विकास, सतत विकास का संबंध सामाजिक विकास से है। प्राकृतिक संसाधन समाज के लोगों के हित के लिए होते हैं। समाज के लोगों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। आर्थिक विकास का होना अति आवश्यक होता है, परंतु संतुलित आर्थिक विकास का होना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। समाज के सभी व्यक्ति आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, परंतु यह देखना भी आवश्यक है कि समाज के लोग प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। यहाँ पे हो जाता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का होना अति आवश्यक होता है, परंतु संतुलित आर्थिक विकास का होना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। समाज के सभी व्यक्ति आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, परंतु यह देखना भी आवश्यक है कि समाज के लोग प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण, वैश्विक स्तर पर यह सोचा जाना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का विकास संतुलित हो तथा पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग न हो। यदि पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा तो भविष्य हेतु प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए हो सकेंगे, यहाँ तक हो गया। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब एवं किस उद्देश्य से की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान करते हुए मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसके मूल में समस्त मानवों को समान मानते हुए उनके अधिकारों का सम्मान करना था। घोषणा पत्र का उद्देश्य अध्यापन और शिक्षा द्वारा यह प्रयत्न करना कि मानवों के अधिकारों एवं आज़ादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपाय करना जिससे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों को सार्वभौमिक और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराए।
इस तरह से यहाँ पे आप लोगों के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज भी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आप लोगों का 2016 का पेपर सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और ये आप लोगों को हेल्प कराएगा और ज़रूर से ज़रूर हेल्प कराएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्टडी को कंटिन्यू करें और अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।